मौलिक अधिकार भाग 3 चल रहे थे और हम लोगों ने देखा कि मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से हम लोग देखे थे 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। और आपको समझाया था कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और हम लोग 6 मौलिक अधिकार सभी चल चुके थे। और आज हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से मौलिक अधिकार में आप सभी को याद है पहला, दूसरा, तीसरा, बार बार आपको याद करवा रहा है कि 3 स से है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 3 आपको सिर्फ स से चलना था, तो समता हो गया, स्वतंत्रता हो गया और तीसरा नंबर आपको बताए थे, फिर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। जल्दी से आज आप पढ़े लिखिए तीसरा नंबर, जल्दी से स से जल्दी से शोषण, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए तीसरा नंबर आपको बताए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा नंबर आपको बताए थे कि धारणा है कस के धर्म और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। धर्म और संस्कृति हो गया सॉरी, इसमें धर्म और मुख्य रूप से धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार कही, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा नंबर आपका हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा में बताए थे कि ये जो 5वां मौलिक अधिकार देख रहे हो ये अल्पसंख्यकों के लिए था, अल्पसंख्यकों के लिए ये 5वां नंबर था 29 में। 29 में आपको बताए थे कि ये अल्पसंख्यकों के लिए खास करके है और अल्पसंख्यक के लिए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना ये 30 में था और 29 में था कि अल्पसंख्यक अपने भाषा संस्कृति सब बना के रखेंगे। छठा बताए थे ये था संपत्ति का अधिकार जिसको 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। और 7वां नंबर आपको मेन यही चलना था, पिछले क्लास में 6 हम लोग का हो चुका। 7वां यही आपको बताए थे संवैधानिक उपचार का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार यही से आज आपका क्लास शुरू हो। इसमें आपको बताया थे संवैधानिक उपचार हमारा अनुच्छेद 32 है, संपत्ति पहले अनुच्छेद 31 था। फिर आपको समझाया थे संस्कृति और शिक्षा 29 और 30 में है। धर्म की स्वतंत्रता आपको बताए थे ये 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में आता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बताए थे 23 और 24 में है। 23 और 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई। और जल्दी से अब आप बता दीजिए अनुच्छेद 12 से 35 में हम लोग देखेंगे तो 12 और 13 तो आपको समझाया हुआ है धर्म की परिभाषा, सॉरी राज्य की परिभाषा। और न्यायपालिका को अधिकार 13 नंबर में दिया गया कि मौलिक अधिकार संबंधी किसी भी विधि को वो समीक्षा कर सकता है। और यहाँ से आपको जल्दी से बता देना है समता का अधिकार अनुच्छेद 12 से कितना है और स्वतंत्रता का अधिकार जब 22 है तो 21 तक होगा। तो सिर्फ एक आपको याद है तो अपने से क्लियर हो गया। जल्दी से बता दीजिए ये 12-13 हो गया तो ये 14 से शुरू होगा और 14 से लेके 18 तक बिल्कुल सही जवाब है और ये 19 से लेके 21 तक। तो ये आपको 2-3 बार आप लिखोगे तो अपने याद हो जाएगा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, 13 न्यायपालिका को ये अधिकार देता है जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि वह मौलिक अधिकार संबंधी नियमों की समीक्षा कर सकता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30, संपत्ति का अधिकार 31 और संवैधानिक उपचार 32। अब हम लोग आज के क्लास में यहाँ से शुरू होंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार और उम्मीद करते हैं कि जो लोग खूब बढ़िया से इसको सुनेंगे संवैधानिक उपचार उन लोग को एकदम स्पष्ट रहेगा। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है इसके लिए हम लोग इसमें बढ़िया से एक बार सुनना है। बताए थे संवैधानिक उपचार का मतलब है मौलिक अधिकार आपका हनन हो रहा है तो आप कहां पर क्या करोगे, इसके लिए आपकी कौन सुरक्षा करेगा, किसको कितना पावर दिया गया, इसी चीज के लिए हमारा अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आपको बताए थे कि इसी अधिनियम ये अनुच्छेद 32 को ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा कहा था। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर किए थे, प्रश्न 2 तरीके से रह सकते हैं। संविधान की आत्मा निम्नलिखित में कौन है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा तो आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। कभी कभी और अच्छा प्रश्न आ जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा तो आंसर अनुच्छेद 32 होगा। ये है क्या, इसको बढ़िया से हम लोग सुनेंगे। इसके अनुसार से एक पावर दिया गया था शुरुआत में केवल उच्चतम न्यायालय को, धीरे धीरे कुछ उच्च न्यायालय को दिया गया, लेकिन बाद में अनुच्छेद 226 के द्वारा सभी उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। मूल संविधान में सभी उच्च न्यायालय नहीं थे, उच्चतम न्यायालय थे जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हो, सुप्रीम कोर्ट कहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये 2 को ही इसमें पावर है, तीसरा किसी को पावर नहीं है, लोअर कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के द्वारा सभी हाई कोर्ट को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उस कंडीशन में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं।
5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पिछले क्लास में भी समझाए थे, उसको याद करो। कानूनन प्रावधान आपको अधिकार है, उसमें रिट जारी नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार है उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट को, ये दोनों ही सिर्फ रिट जारी कर सकते हैं। जिला का जो कोर्ट है या नीचे का जो कोर्ट है, ये निचले अदालत रिट जारी नहीं कर सकते। तो रिट जारी पूछेगा कौन कर सकते हैं, तो सिर्फ दो, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 से और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से। अब यह रिट क्या है, इसी प्रकार का हमको समझना है। बस अभी 5 प्रकार के रिट हैं। पहला जो रिट है, इसका नाम दिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पहला रिट है। इसी को हम लोग कहते हैं हैबियस कार्पस। कभी कभी अंग्रेजी में आपको लिखा रहेगा हैबियस कार्पस। रिट का मतलब है आदेश, और एक आदेश सिर्फ दे सकते हैं दो, सिविल कोर्ट नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ ये रिट जो मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए है, ये सिर्फ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जारी करेंगे। इसको हम लोग अभी देखें, हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस तो आपको कभी कभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ये देवनागरी में लिख करके भी दे सकता है, इसीलिए आपको इसका नाम हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना पड़ेगा। हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? इसका अर्थ है बंदी को प्रत्यक्षीकरण, मतलब प्रत्यक्ष करो, मतलब शरीर को उपस्थित करो। इसका अर्थ है शरीर को उपस्थित करना। तो सवाल उठता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी नागरिक के लिए एक कार्यपालिका को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये जारी करती है जब वो कानूनन रूप से गिरफ्तार है और अरेस्टिंग के बाद उसके गार्जियन को लग रहा है कि इसको थाना में ही 3 दिन से रखे हुए, तो उसके लिए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि कानून है, किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार पिछले क्लास में समझाए थे, तो उसको 24 घंटा के अंदर नजदीक के न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो ऐसा कोई थाना नहीं कर सकता है कि पकड़ने के बाद 2 दिन 3 दिन थाना में बंद रखे। हाँ, सवाल उठता है कि सर अगर बंद रखेगा तब क्या होगा? तो अगर बंद रखता है तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट में रिट दायर आपके परिवार कर सकते हैं कि ये 24 घंटा से ज्यादा समय से रखे हुए हैं, वहां मारपीट कर रहा है और इसीलिए इसको जल्दी से देखिए क्या मामला है, तो वो तुरंत वहां से बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी होगा कि जिसको अरेस्ट किए हैं उसको हमारे पास प्रस्तुत कीजिए। शरीर के साथ, शरीर उपस्थित होना चाहिए, उसके शरीर को उपस्थित कीजिए और उसको हम देखेंगे क्या बात है। अगर आपको पूछताछ में भी करना है तो इसको फिर हम आपको रिमांड पर भेजेंगे, जिसको हिंदी में न्यायिक हिरासत कहते हैं। आपको हम दे देंगे कि 12 दिन की पुलिस रिमांड में रहेगा, तो 12 दिन आप इसको रख के पूछताछ फिर करिए। लेकिन बिना हमारे सामने प्रस्तुत किए आप उसको केवल पकड़ करके रखे हुए हैं तो ये काम नहीं चलेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हम लोग देख लिए शरीर को उपस्थित करना 24 घंटा के अंदर। एक आम किसी भी नागरिकों के लिए एक कार्यपालिका को आदेश जारी किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये तो हम लोग देखे, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं, तो दूसरा नंबर को हम लोग कहते हैं परमादेश। पांचों रिट सभी को एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मैंडेमस, मैंडेमस, परमादेश को हम लोग कहते हैं मैंडेमस। और परमादेश का अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं। नाम देखो एकदम सीधा सीधा है, परमादेश। परमादेश का मतलब परम आदेश। इसका अर्थ ही है कि हम आदेश देते हैं। और परमादेश किसको दिया जाता है? इसमें किसी भी सरकारी अधिकारी को जब ये मालूम चलता है कि वो अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये किसी निजी व्यक्ति संस्थान को नहीं दिया जा सकता है। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं करता है, तब उस कंडीशन में अगर कोई शिकायत करते हैं तो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक परमादेश जारी करते हैं कि हम आदेश देते हैं आपको ऐसे करना है। कई बार ऐसा होता है, हाई कोर्ट के जज साहब जा रहा है, रोड जाम है, तो हो सकता है कि सीधे कमिश्नर के यहाँ चिट्ठी भेजे कि तुम या ट्रैफिक एसपी को सीधे बुला ले और सीधा कटकरा में बोलेंगे कि आप ट्रैफिक एसपी है, काम है, रोड स्मूथ चले। किसी एक दिन विशेष इमरजेंसी है, वो अलग बात है। आपके पास वैकल्प नहीं है, वही सिर्फ हो सकता है, तब अलग बात है। विकल्प है और आप ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां से हाईकोर्ट उनको परमादेश जारी करता है कि हम आदेश देते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर अगली बार हुआ तो आपको फिर कारण पूछा जाएगा। तो परमादेश किसी निजी व्यक्ति को नहीं मिलता। ये हम ठीक से अगर नहीं पढ़ा रहे तो मेरे लिए कोई बच्चा हाईकोर्ट जाएगा तो हाईकोर्ट हमारे लिए परमादेश जारी नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं ठीक से कर रहे हैं।
और परमादेश नाम ही है परम आदेश। नाम में कोई टेंशन नहीं, एक बार केवल सुनोगे तो तुम अपने मुस्कुराओगे कितना बढ़िया नाम है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हाजिर करो। परमादेश, परम आदेश, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है किसको? सरकारी पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य का पालन जब नहीं करते हैं तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। तो हम समझते हैं कि सभी लोगों को परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण एकदम क्लियर होगा। तीसरा नंबर नाम से ही क्लियर है, इसका नाम में ही आंसर है। तीसरा को कहते हैं प्रतिषेध। तीसरे रिट का नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध, और तुम जानते हो प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन जिसको कहते हो, इसका अर्थ होता है निषेध, रोकना। नाम ही है प्रतिषेध। प्रतिषेध माने यहाँ पर रुकावट है, रोकना। तो प्रतिषेध किसको जारी होता है? तो प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी निम्न अदालत को, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या फिर वो जिला का कोर्ट हो, अनुमंडल का कोर्ट हो, किसी भी निचले अदालत को अगर उसे लगता है कि इस मामले में इसे सुनवाई नहीं करना चाहिए, अब तुम ही बताओ, हर चीज का मामला है और निचले अदालत में कोई कोर्ट कर देता है कि ये परीक्षा नहीं होना चाहिए, और उस कंडीशन में हाई कोर्ट को लगता है कि ये अनुमंडल के, आप बताओ बीपीएससी का परीक्षा में क्वेश्चन अगर आउट हो गया तो इसके लिए कोई सिवान के कोर्ट में, नवादा के कोर्ट में केस कर देता है। तो ये मामला गंभीर है और इसके लिए सिवान कोर्ट, नवादा कोर्ट और बिहार शरीफ कोर्ट और एक लखनऊ कोर्ट में यहाँ पे केस होता है। तो स्वतः हाई कोर्ट इसमें संज्ञान लेके प्रतिषेध करेगा, रुकावट कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है, इसको वहीं बंद कर दो, फाइल वहीं क्लोज कर दो। इसमें आगे केस बढ़ाने की भी बात नहीं चलती। केस बढ़ाने की बात को हम लोग अगला नंबर उत्प्रेषण के नाम से जानेंगे। प्रतिषेध का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि निचले अदालत में इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो प्रतिषेध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने निम्न अदालत को एक कार्य रोकने के लिए जारी करती है, इसलिए प्रतिषेध का अर्थ रोकना है। अब तो हम समझते हैं कि प्रतिषेध आपसे कहेंगे तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, रुकावट। चौथा नंबर इसी प्रकार से हम चले तो चौथा नंबर जो रिट है ये रिट उत्प्रेषण है, और यही चीज आपको समझाए चौथा और पांचवा में थोड़ा सा अंतर है। उत्प्रेषण का मतलब हमने अभी समझाया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निचले अदालत को कहेगा कि यह काम आप न कर, हमें ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे मान लो कि अयोध्या का मामला था बाबरी मस्जिद का, एक तो उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाई कोर्ट में मामला है, होने दें, लेकिन जब इसको लगेगा कि इस पर हम डिसीजन देंगे, सेंसिटिव मामला है, तो वो उत्प्रेषण जारी कर करके और कहेगा कि मामले को मेरे पास उत्प्रेषित कर दे। उत्प्रेषण का मतलब है सूचना देना, हमारे पास के सूचना दीजिए, हम इसमें केस आगे बढ़ाएंगे, आप केवल ट्रांसफर कर दीजिए। देखो प्रतिषेध और उत्प्रेषण में थोड़ा सा अंतर हो गया। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर है, प्रतिषेध माने रोक दीजिए, और उत्प्रेषण का मतलब है कि जो लंबित मामला है वो अपने से वरीय न्यायालय के पास भेज दीजिए। निचला न्यायालय है तो हाई कोर्ट को भेज दीजिए, हाई कोर्ट में भी मामला अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट के मेरे हो गया है तो ये सुप्रीम कोर्ट मंगा दे। और पांचवा नंबर हम लोग अंतिम नंबर रिट देखते हैं, ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, और अधिकार परीक्षा किसके लिए है इसको भी हम लोग सुनते हैं। आपको सब पूछा जाएगा किसके लिए है। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कोई वारंटो कहते हैं, को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या अधिकारी, ये भी निजी के लिए नहीं है, सब सरकारी के लिए, जब कोई सरकारी अधिकारी ऐसे अधिकारी के रूप में काम करता है या ऐसा फैसला दे देता है जो उसके पावर में नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई मर्डर केस में फंसा है और थाना ही उसको बेल दे दे, उसको पावर नहीं है, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे थानेदार से अधिकार परीक्षा को वारंट को जारी कर सकता है कि आप किस अधिकार से मर्डर केस वाले को आपने रिहा किया है, इसको बेल दिया है, हमको 1 दिन के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, नहीं तो आपको कटघरा में खड़ा किया जाए। अधिकार परीक्षा का मतलब जब कोई व्यक्ति या अधिकारी, यहां व्यक्ति का सेंस समझना है, कोई सरकारी व्यक्ति की तत्पर्य है, निजी क्षेत्र में को वारंट जारी नहीं होता है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब हो गया कि वैसा अधिकार परीक्षा का अर्थ वारंट ही है, ये उसके खिलाफ वारंट जारी होता है जो व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा हट करके काम करने लगते हैं। और किसी एसडीओ का पावर लिमिट है, इतना ही करना है, और एसडीओ का जो नहीं पावर है उस चीज का उपयोग कर देगा। तो ये नहीं है कि आप अधिकारी हैं जो चाहेंगे जो करेंगे। आप अगर एक्स्ट्रा कोई चीज अप्लाई कर दिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आप पर अधिकार परीक्षा का वारंट जारी हो सकता है कि आप किस अधिकार से इसे किए हैं। अब एक नजर पांचों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि कोई भार नहीं है, एकदम आराम से याद हो गया। तो अभी एक नजर आपको हम सुनाते हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ एकदम हमको क्लियर हो गया। देखिए, एक पांचवा और चौथा अभी कर दिए और इधर से हम आपको और दोनों ला दे और तब आपको लगेगा कि हाँ एकदम याद हो गया। सुनिए जरा ठीक से, सब हम एक साथ सजा के रखे हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। ये हम लोग देख लिए, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया,
इसको प्रतिषेध को इधर कर लेते हैं और इसी प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पे परमादेश हो गया। परमादेश को हम लोग देख लें एक बार, एक जगह करने से आपको आसान हो जाएगा, याद होगा। चलिए तो हम लोग इसको भी कर लिए, थोड़ा परमादेश भी यहाँ पे कर ले। चलिए तो एक मैंडेमस भी आ गया और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहला नंबर तो आपको याद ही है, वहां से लाना बेकार। सुन लीजिए एक बार, हमने बताया कि अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। पहला प्रकार के रिट का नाम था बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। नाम से स्पष्ट है, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से लाए, सशरीर लाए, 24 घंटा के अंदर उपस्थित करें और नहीं करने वाला पे फिर कारण बताओ नोटिस होगा। दूसरा नंबर हम लोग देखें मैंडेमस, परमादेश। और परमादेश का मतलब परम आदेश। जब कोई अधिकारी कर्तव्य पालन नहीं करता है तब परमादेश जारी होता है। तो आपको पहला याद है, बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर के साथ लाओ, अधिकारी काम नहीं करेगा तो परम आदेश आ गया, परमादेश। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को दो तरह का आदेश दे सकता है, या तो वही कार्य रोक दो या कार्य को ऊपर ट्रांसफर करो। वही रोक दो को प्रतिषेध, प्रोहिबिशन कहते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है वही रोक दो और उत्प्रेषण का मतलब है आगे की ओर ट्रांसफर कर दो। तो जब हम प्रतिषेध कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचले अदालत को वही कार्य रोकने का आदेश देता है। उत्प्रेषण करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचले अदालत को ऊपरी अदालत में मामला भेजने को करता है। और अधिकार परीक्षा को बारे में हम लोग समझ लिए। अधिकार परीक्षा में हम लोग देखे, कोई अधिकारी अपने अधिकार से बढ़ के काम कर दे तो ऊपर का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे अधिकार परीक्षा का वारंट जारी कर सकता है कि किस अधिकार से आपने इसको किया है। तो अब हम समझते हैं पांचों रिट सभी लोग को याद हो गया होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा उसको सुने। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ किस बात, ध्यान दीजिए, किस रिट के द्वारा क्वेश्चन आपको आ रहा है, किस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचले अदालत को अपने कार्य को रोकने का आदेश देता है। सभी आंसर दी, किस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचले अदालत को कार्य रोकने का आदेश देता है। वेरी गुड, कार्य रोकने का मतलब हो गया प्रतिषेध, रुकावट। वेरी गुड, देखिए कई लोग लिखे प्रतिषेध, हाँ कार्य ट्रांसफर के लिए अगर रहेगा तो उत्प्रेषण। जो शरीर लाना है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, कर्तव्य पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा परमादेश। और अगर ज्यादा पावर यूज कर दिए हैं तब हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, इसमें देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में किस रिट को ऊपर की अदालत निचले अदालत को जारी करती है, निचले अदालत की जारी करती है। चॉइस ए परमादेश, चॉइस बी अधिकार परीक्षा, चॉइस सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, चॉइस डी उत्प्रेषण। आपको क्वेश्चन दिया, किस रिट को ऊपरी अदालत अपने निचली अदालत को जारी करता है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। परमादेश तो अधिकारी को कर्तव्य पालन ठीक से नहीं करने पर जारी होता है। अधिकार परीक्षा अधिकारी को ज्यादा पावर यूज करने पर हो जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हाजिर करने के लिए है, लेकिन उच्च ऊपरी अदालत निचली अदालत को उत्प्रेषण जारी करता है कि मामले को आगे ट्रांसफर कीजिए। वेरी गुड, उत्प्रेषण बिल्कुल सही जवाब। अब दिमाग में लास्ट मार बैठा दे, आपको परमानेंट याद हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्ष हाजिर कर, जिसको नौकरी लगता है अधिकारी दो तरह का है, एक तो काम ही नहीं करता है, एक ज्यादा करने लगता है। और जो काम ही नहीं करता है उसको परम आदेश मिलता है कि परम आदेश ऑर्डर करो। और जो ज्यादा कर देता है उस पर अधिकार को इच्छा लगता है, किस अधिकार से तुम इतना कर दिया। दोनों बात है, परमादेश अरे करो, काम नहीं कर रहा है, और अधिकार परीक्षा का मतलब आप समझ गए किस अधिकार से कर रहा है। प्रतिषेध हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट निचले अदालत को रोकने के लिए करता है और उत्प्रेषण मामला आगे ट्रांसफर के लिए होता है। बाबरी मस्जिद में यही उत्प्रेषण हुआ, मामला आगे ट्रांसफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया वे सबने माना क्योंकि उसके ऊपर फिर कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी बात होगी वो एक कानून है, उसका हर फैसला कानून है। तो अब हम लोग समझते हैं, ये बताओ पांचों रिट लाइफ टाइम याद हुआ कि नहीं, हमको पहले ये बता दो। ये हटा भी दे तो आपको पांचों रिट लाइफ टाइम कौन किसको किया। अधिकारी दो प्रकार का काम नहीं करेगा, परमादेश ज्यादा करेगा तो अधिकार परीक्षा, हाजिर करो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचले अदालत को दो प्रकार का कहेगा, प्रतिषेध रोक दो, उत्प्रेषण तो आगे बढ़ा दो, खत्म होगी। वेरी गुड, देखिए मैक्सिमम बच्चे को याद हो गया, यही चीज चाहिए। अब हम लोग का एकदम सब स्थिति सही चल रहा है। हम लोग अनुच्छेद 32 तक देख लिए, अब 33, 34 और 35 तीन अनुच्छेद और सुन लेंगे तो हम लोग का मौलिक अधिकार पूरा रूप से कंप्लीट हो गया। भाग 3 आपका खत्म, और तब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर भाग 4। ऐसे ही धीरे धीरे आपको पढ़ते चलना है। हर भाग से टेस्ट आपका होगा, टेस्ट से ही आपके अंदर निखार आ पाएगा। अनुच्छेद 33, 34, 35 से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखें 33 कहता है कि जो भी मौलिक अधिकार है इसको संशोधित किया जा सकता है और संसद इसको संशोधित कर सकती है। पहला तो क्वेश्चन आएगा, क्या मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है? आंसर है हाँ। अनुच्छेद 33 के द्वारा मौलिक अधिकार को संसद संशोधित कर सकता है।
और संसद में हम लोग इसमें दिमाग में सेट कर लिए कि संसद को पावर है इसको ठीक करने का। अनुच्छेद 34 कहता है कि ऐसा नहीं समझना कि मौलिक अधिकार जब तुमको मिल गया है तो हर समय है। अगर देश में इमरजेंसी हो, अगर देश में हमारा सैन्य शासन लग गया हो, आपातकाल लग गया हो, तो इस इमरजेंसी के कंडीशन में आपके कई मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। हाँ, इसमें आपको बताए थे अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको कभी भी नहीं छीना जा सकता। बोलने का अधिकार छीना जा सकता है, वाक स्वतंत्रता छीने जा सकते हैं, घूमने पर रोक लगाया जा सकता है। आपने देखा कोरोना काल में जब शुरुआत का लॉकडाउन था, अब वाला नहीं, और बड़ा तो केवल खेल चल रहा है। खेल का मतलब है कि धीरे धीरे आदत लगाया जा रहा है कि चलो धीरे धीरे सब लोग नॉर्मल हो जाए। शुरुआत वाली स्थिति में तुम देखे थे आपको मौलिक अधिकार था कहीं घूमने का, मौलिक अधिकार था कुछ भी बोलने का, लेकिन जिस समय आपातकाल घोषित हो गया, लॉकडाउन घोषित हो गया, तो आप जैसे ही बाहर निकल रहे थे अनुच्छेद 34 से सरकार को पावर मिला कि सब उल्ट हो गया। अब केवल आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो आपको कानून संबद्ध कार्रवाई आप पर की जाएगी। तो देखिए अनुच्छेद जो 34 है, ये कहता है कि सैन्य शासन की स्थिति में आपके अधिकार में रोक किया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 ये मूल अधिकार को और प्रभावी बनाने के उपाय को बताता है, और कैसे लागू बढ़िया ढंग से हो सकता है इसके उपाय को अनुच्छेद 35 करता है। तो अनुच्छेद 33, 34, 35 से जनरली प्रश्न नहीं रहेंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न जो भी है वो सब आपका ज्यादातर जो भी हम लोग देखे मूल अधिकार उससे पूछे जाएंगे। अब अभी आज के क्लास में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, अगले क्लास में लंबा प्रैक्टिस चलेगा और भाग 4 शुरू हो जाएगा। जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाए, फटाफट आंसर करें और 10 क्वेश्चन आपका एकदम सही होना चाहिए। एक श्रेष्ठ नागरिक हुआ है जो सामाजिक राजनीतिक रूप से जागरूक हो, सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत रहे, वो शिक्षित हो, संविधान विज्ञ हो, संविधान का ज्ञाता हो। एक अच्छा नागरिक आप इसे कहेंगे। कई बार बड़ा प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। एक अच्छा नागरिक वही है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो। आपको इसी दोनों अधिकार की चर्चा शुरुआत में भी किए थे और इसीलिए सही आंसर ए सभी बच्चों का लगभग लोग का सही हो गया, कुछ बच्चे गलत भी किए। दूसरा, भारत का संविधान कैसा नागरिकता प्रदान करता है? एकल दोहरी नागरिकता का कोई प्रदान नहीं, प्रभाव नहीं है, बहुल नागरिकता। वेरी गुड, हमने बताया था सिर्फ एकल नागरिकता प्रदान करता है, आंसर ए। अगले नंबर हम लोग चले जल्दी जल्दी। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जल्दी आंसर दीजिए। भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर जवाब। वंशानुगत से, देशीकरण से, जन्म से, सभी से प्राप्त हो सकते हैं। डी जवाब आपका बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी आंसर दीजिए। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? वेरी गुड, नागरिकता का प्रावधान के लिए आपको पढ़ाए थे नियम संसद बनाता है। संसद बनाता है, संसद इस चॉइस में नहीं है तो प्रधानमंत्री मत मान देना। संसद कोई भी नियम पार करती है तो वो तब तक कभी नियम नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो। मौलिक अधिकार में भी संसद को यह नियम है कि संसद ही सुधार कर सकता है, लेकिन ये तब तक कभी नियम नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो। और इसीलिए अगर चॉइस में संसद रहेगा तो उसी को मानना, नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताए? सबका एकदम सही होना चाहिए, चलो एकदम बढ़िया से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ लगा हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे बताया? वेरी गुड, अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 32। देखिए राजन तिवारी जी, सीमा समानता का अधिकार, लड्डू नंबर आ गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये रिट जो जारी होने का अधिकार है, इसे संविधान का आत्मा बताए, और इसीलिए सही आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आपको ब्रेक लगाए थे और इसीलिए सही होना चाहिए। और इसमें संवैधानिक उपचार नहीं माना। अगर भीमराव अंबेडकर लगा रहेगा तब सी होगा, अगर अंबेडकर नहीं लगा रहेगा तो आंसर प्रस्तावना डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रस्ताव लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। मौलिक अधिकार का उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित करना, सभी को निश्चित करना। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे डी लगाया, भारी नालायक है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कहां तुमको नजर आ रहा है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और इसीलिए सही आंसर भी होगा। मौलिक अधिकार से समाजवादी ढांचा नहीं बनता है, और इसीलिए सही आंसर भी होगा। डी लगाओगे 0 नंबर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जरा सोच के बनाओ। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कौन सत्य नहीं है? बढ़िया से सुनेंगे, कौन सत्य नहीं है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। जल्दी से आंसर को सही कीजिए। आपका कौन सा आंसर सही लग रहा है ये जल्दी से आंसर दीजिए। देखना है इसमें कितने लोग का बिल्कुल सही हो जाता है।
वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, सही है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 सही है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, ये भी सही है। इसीलिए इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब मैक्सिमम बच्चे डी लगाया है। अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, इससे 10 क्वेश्चन हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा समझे हैं इसको। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? जल्दी से आंसर दो। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये किस देश से लिया गया है? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। विधि के समक्ष समानता, ये आपको समझाए थे, ये इधर उधर हो रहा है मैक्सिमम लोग। विधि के समक्ष समानता ये किस देश से लिया गया है? तो आंसर ब्रिटेन से लिया गया है। विधियों के समानता के लिए फिर हमने बताया था वो यूएसए से था, लेकिन विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए सही आंसर बी होगा। तो चलिए, एक अभी 10 क्वेश्चन का अभ्यास किए, अगले दिन फिर 40 क्वेश्चन का अभ्यास इस पर होगा। पीछे से यहाँ तक का सिस्टम एकदम आता, हर स्टेप पर प्रैक्टिस करने से आपको ज्यादा मजबूती मिल जाएगी और तब हम लोग फिर आपका आगे का सेक्शन चलेगा। तो 9 सही किए 10 में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे हम देख रहे थे मैक्सिमम बच्चे लगभग में सही किए। इसका मतलब है कि आप क्लास बहुत गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। देखिए अरुण जी 10 में 10 लाए, वाह गुड। बस यही एकदम बनाए रखिए और तब देखिए कितना बढ़िया आपका रिजल्ट आ रहा है। एक ही बार नौकरी जिसमें लगेगा, एक बार मन से पढ़ लोगे, कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक नौकरी छोड़ो, दूसरा छोड़ो, तीसरा छोड़ो, लगातार लगेगा कि अब जिसमें दे रहा है पास हो रहा है। अब तो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक एग्जाम आने जा रहा है, एक वीडियो हम बना रहे हैं, कैसे चेंजिंग होगा, क्या पढ़ना होगा, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे, उसी के अनुसार से आगे की रणनीति होगी। जो लोग अभी जस्ट 18, 19, 20, 21 साल अभी पूरा किए, चलिए बहुत बढ़िया। सही है, चलिए सबको धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम लोग अब मंडे को लेंगे और मंडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हम लोग भाग 4 इसमें मुख्य रूप से देखेंगे।